Hey guys, this is Umesh Natwal back with another video. I welcome you all in our YouTube channel Study Search Point. उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन कर रहे होंगे और अपने घर पर रह कर के टाइम को यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने हिसाब से। आप लोगों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर जो हमारे चैनल स्टडी सर्च पॉइंट उसने भी अपनी सीरीज़ शुरू कर रखी है। जो सीरीज़ में लेके आया हूँ ये बेस्ड है उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर पर, जो अब लॉकडाउन के बाद ही पता चलेगा कब पेपर होगा। उसके अलावा आगामी जितनी परीक्षाएं उत्तराखंड में जो ग्रुप सी की हो या और कोई परीक्षाएं जो भी आने वाली पीसीएस वगैरह हैं उससे रिगार्डिंग जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी जो हमारे चैनल पर शुरू हो चुकी है। तो प्लीज़ जाएं और वीडियो का लाभ उठाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं ये हमारी वीडियो उत्तराखंड फॉरेस्ट इंस्पेक्टर सीरीज़ का चैप्टर जो हमारा चल रहा था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उसमें लास्ट में कुछ जो लास्ट वीडियो थी उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था तो उस वजह से वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाई। तो जो वीडियो का रिमेनिंग पार्ट है उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ फिर से। और बाकी अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे देख सकते हैं। तो ये जो हमारी वीडियो जो हमारा ये हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें जो हमारा टॉपिक था वो था मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो ये अक्सर पूछा जाता है मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में, मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, एक ब्रीफ में फिर से बता देता हूँ। इसमें अक्सर पूछते हैं कितने क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज थी। तो 6 यहाँ पर पीरियड थे जिनको हम हॉरिजॉन्टल रोज कहते हैं। अक्सर पूछ लेता है कि जो अगर जो भी मेंडलीफ पीरियड है या फिर मॉडर्न अभी आप पढ़ेंगे उसमें जो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोज या क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं इनको क्या कहते हैं, इनको पीरियड कहते हैं। उनका नंबर कितना था, 6 था। और जो आपका वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल मतलब इस तरह से जो कॉलम्स होंगे इनको क्या कहा जाता है, इनको ग्रुप कहते हैं या समूह कहते हैं। ये 8 थे। अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा पूछते हैं कि मेंडलीफ ने जब अपनी पीरियडिक टेबल दी थी या जब भी उसने अपनी पीरियडिक टेबल को अरेंज किया था तो उस समय पर कितने एलिमेंट्स नोन थे, कितने तत्वों के बारे में हमें जानकारी थी। तो उस समय पर 63 एलिमेंट्स नोन थे। क्लियर हो गया? ठीक है, ये वाला हम लास्ट टाइम इसको हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब इसका रिमेनिंग जो पार्ट है मेंडलीफ का उसमें थोड़ा सा रह गया था कि मेंडलीफ में जो आपका यहाँ पर आइसोटोप्स होते हैं इनके लिए कोई जगह नहीं थी। आइसोटोप्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स को कहते हैं जो हिंदी में समस्थानिक। समस्थानिक का मतलब वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन परमाणु भार भिन्न होता है। मतलब एटॉमिक मास जिनका ठीक अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक सेम होता है, समान होता है, उनको हम बोलते हैं समस्थानिक। जैसे कि हाइड्रोजन के बारे में अक्सर पूछता है, यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 हैं। ठीक है, 1H1 होता है एक समस्थानिक, दूसरा होता है 1H2, तो 1H3। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये मैं पहले बता चुका हूँ हालांकि समस्थानिक के बारे में, ये एटॉमिक नंबर है। तो जो आपका पहला वाला समस्थानिक है इसको बोलते हैं प्रोटियम। क्या बोलते हैं? प्रोटियम। तो प्रोटियम का भी जो एटॉमिक नंबर है वो है 1। दूसरा जो है 1s2 इसको बोलते हैं ड्यूटीरियम। क्या बोला जाता है? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम का भी एटॉमिक नंबर 1 है। और तीसरा जो है इसको बोला जाता है ट्राइटियम। तीसरा जो समस्थानिक है हाइड्रोजन का उसको बोलते हैं ट्राइटियम, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही है। तो इसमें दिक्कत क्या है? अगर आप इसमें देखेंगे दिक्कत कहाँ पर आ रही है, तो अगर आप देखेंगे कि इसका एटॉमिक भार या फिर एटॉमिक मास 1 है, इसका एटॉमिक मास 2 और इसका एटॉमिक मास 3 है। मतलब तीनों का एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार अलग अलग है तो उनको समस्थानिक कहते हैं। और मेंडली की पीरियोडिक टेबल में उनके लिए कोई ज़्यादा मतलब उनके लिए प्लेस नहीं रखा गया था, उनके लिए कोई स्थान नहीं था, उनके बारे में कुछ नहीं बताया गया था। और नंबर दूसरा इसमें एक और ड्रॉबैक्स है, यहाँ पर जो आपका हाइड्रोजन होता है उसकी स्थिति भी स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन मेटल नॉन मेटल दोनों की ही तरह के गुण रखता है, मेटल और नॉन मेटल, तो इसलिए इसके बारे में भी कुछ खास इसकी पोजीशन भी डिसाइड नहीं हो पाई थी। बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल वाला ये हम आगे डिस्कस करेंगे, यहाँ पर इसका कोई नहीं है।
ये जो एनसीईआरटी से टेबल मैंने डाउनलोड इसमें कर रखी है, टेबल लगा रखी है, तो इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं, खाली ये आपको समझने के लिए है कि मेंडलीव ने ये ग्रुप है आपके, देखो 8 ग्रुप दिख रहे होंगे आपको, अगर आप देखेंगे तो 8 ग्रुप आपको दिखेंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 ग्रुप हैं, ठीक है। समूह 8 यहाँ पर समूह हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये वर्टिकल लाइंस हैं, ये आपका ऊर्ध्व जो पंक्तियां हैं, लाइंस हैं, रेखाएं हैं, जो भी हैं, इनको हम कहते हैं ग्रुप या समूह। और ये हैं जो हॉरिजॉन्टल, 1 2 3 4 5, ऐसे ही नीचे जाएंगे तो 6 हैं, ठीक है। तो ये 5 और ये 6 यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिनको हम कहते हैं क्षैतिज पंक्तियाँ, जिनको कहा जाता है पीरियड। क्लियर है। तो मेंडलीफ में 6 पीरियड थे और 8 ग्रुप थे। क्लियर। तो आगे अब बढ़ते हैं, मेंडलीफ का हो गया, अब आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखो मेंडलीफ की में जो ड्रॉबैक्स थे, उस ड्रॉबैक जो भी उसमें आपका दिक्कत आ रही थी, कमियाँ आ रही थी, तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए फिर से पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज किया गया, उसके एलिमेंट्स को। अभी तक का आपने जितनी भी पीरियोडिक टेबल देखी, उन उन सभी में जो भी एलिमेंट्स थे जिनको वो क्या था, अरेंज किया था, वो आपके सब के सब परमाणु भार पर बेस्ड थे। मतलब उनका जो आधार था वो था परमाणु भार, मतलब जितने भी तत्व हैं उन सबको बढ़ते परमाणु भार के हिसाब से अरेंज किया गया था अभी तक का, ठीक है, जो आपका मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल है वहाँ तक। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि आपका 1913 में मोज़ले ने दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल 1913 में मोज़ले ने दी थी, इसमें एटॉमिक भार की जगह, परमाणु भार की जगह पर परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर को बेस बनाया गया। तो यहाँ से चेंज हो गई प्रॉपर्टी जब इन्होंने रिजल्ट देखा, क्योंकि मेंडलीफ में कुछ ड्रॉबैक्स थे, कुछ ऐसे एलिमेंट उनको उनने जो अरेंज किया था जिनका एटॉमिक भार ज़्यादा था, लेकिन वो पहले आ गए थे, जबकि एटॉमिक भार ज़्यादा है तो उनको बाद में आना चाहिए ना, बढ़ता हुआ परमाणु भार है। तो उसी ड्रॉबैक्स को दूर जब किया गया, बहुत सारे एलिमेंट्स में दिक्कत आ रही थी, निकिल कोबाल्ट में दिक्कत थी, तो बाद में मोज़ले ने ये देखा कि जो परमाणु भार है वह बेसिक नहीं हो सकता, वह एक आधार नहीं हो सकता एलिमेंट्स को अरेंज करने का। तो उसने एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक को बेस लिया, उसके हिसाब से सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो इसकी डेफिनेशन एक है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जो भी प्रॉपर्टी एलिमेंट की वो पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब एक टाइम के बाद रिपीट तो होंगी, लेकिन वो बेस्ड किस पर होंगे, एटॉमिक नंबर पर। अब अभी जब आपने मेंडलीफ पढ़ा था तो उसमें क्या थे, उसमें 8 थे वर्टिकल कॉलम्स जिनको आप ग्रुप कहते थे, और 6 थे पीरियड। यहाँ पर याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18 कॉलम्स हैं, यानी कि 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिनको ग्रुप कहते हो, और 7 पीरियड हैं जो हॉरिजॉन्टल क्षैतिज पंक्तियाँ होती हैं, ठीक है। तो 18 ग्रुप यानी कि समूह और 7 पीरियड थे, इतना आपको ध्यान रखना है इसमें। अब इसमें कुछ ट्रेंड्स हैं जो कभी कभार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि अगर कोई ग्रुप है, कोई समूह है, उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, या कोई पीरियड है उसमें लेफ़्ट से बाएं से दाईं तरफ जा रहे हैं, तो कौन सी चीज़ बढ़ेगी, कौन सी चीज़ मतलब घटेगी, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा, तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर पढ़नी है। क्लियर हो गया। सबसे पहले आता है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब संयोजकता। तो संयोजकता के बारे में एक डिटेल पहले ही हम यहाँ पर ले चुके हैं कि वैलेंसी किसे कहा जाता है, वैलेंसी क्या होती है, तो फिर भी बता देते हैं। वैलेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। मतलब आउटर मोस्ट सेल जो होता है, बाहरी जो आपकी जो कक्षा होती है, उस बाहरी कक्षा में जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी को कहा जाता है वैलेंसी या संयोजकता। अब देखो जो वैलेंसी है या जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वो बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, वह होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट को चाहिए या कितने इलेक्ट्रॉन एलिमेंट त्याग सकता है, ताकि इसका ऑक्टेट यानी कि जो अष्टक है वो पूरा हो जाए। अब मैं इसको एक यहाँ पर डायग्राम में दिखाता हूँ। जैसे हमने सोडियम लिया, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 11, 11 होता है सोडियम का। अब इसको अरेंज कैसे करोगे 11 को, पहले वाले सेल में, पहले वाली कक्षा में तो 2 आते हैं, दूसरी वाली में आपको पता है 8 आते हैं, तो 8 और 2 10, एक और बचा, तो तीसरी में हमने 1 रख दिया। अब देखो सोडियम के
आउटर मोस्ट जो है सेल उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सोडियम को 7 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाएंगे तो इसका आउटर मोस्ट सेल जो सबसे भारी कक्षा है वो उसकी कंप्लीट हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन लेना किसी से वो बहुत ज़्यादा कठिन है, तो उससे अच्छा सोडियम ये कर सकता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, तब भी तो आउटर मोस्ट में अब 8 ही बचे ना, 2 और 8 ही तो बचे। तो यानी कि इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना है, ये 1 है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 1 होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17, कितना होता है क्लोरीन का, 17। तो 17 को क्या करेंगे, पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 7 आएंगे। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो जो इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यानी जो आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो 7 नहीं है, इसके पास 7 हैं। तो या तो ये अपने 7 के साथ किसी को दे दे, या किसी से एक लेकर के यहाँ 8 बना ले। अब 7 किसी को देना बहुत टफ है, तो ये क्या करेगा, एक किसी से ले लेगा। तो एक ले लेगा तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ना इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे ये एक ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 8 8 हो जाएगा ना इसमें। तो यानी कि क्लोरीन के लिए भी जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो एक ही है, 1 है, तो इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। तो क्लियर हो गया ना। तो वैलेंसी डिपेंड करती है किस पर, जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर, या नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर करती है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ग्रुप में जब आप जाते हैं नीचे की तरफ, ग्रुप में नीचे जाने पर सेम रहता है वैलेंसी, यानी कि जो संयोजकता है वो एक ग्रुप है, जैसे ये इस ग्रुप में आप यहाँ पर एक एलिमेंट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संयोजकता सेम ही रहेगी, क्योंकि एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है सबके आउटर मोस्ट सेल में सेम इलेक्ट्रॉन होंगे। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, ये टेबल है, ये लाइन है, देखिए इस लाइन पर ये हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ऐसे करके सारे नीचे हैं। इन सब की वैलेंसी 1 है, मतलब इन सब के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ऐसे यहाँ अगर आप आएंगे, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऐसे करके नीचे आयोडीन वगैरह सब हैं। इन सब के आउटर मोस्ट जो सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इन सभी को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इनकी वैलेंसी भी 1 है, इनकी वैलेंसी भी 1 है, मतलब एक ही ग्रुप में आप अगर नीचे की तरफ जाओगे तो वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी वैलेंसी 2 है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट है सबकी 2 है, इसमें सब जितने एलिमेंट है सबकी 3 है, यहाँ से यहाँ तक के सबके में 2 ही होता है, ठीक है। ये अरेंजमेंट में थोड़ा इस तरह से है, यहाँ 2 के बाद 3 यहाँ आता है फिर। तो क्लियर आ गया। तो मतलब कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर वैलेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी पीरियड में अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंसी में फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1, इसके में 2 हैं तो इसकी वैलेंसी 2, इसके में 3 है तो इसकी वैलेंसी 3, इसके बाद वाले में 4 हैं तो जिसके में 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल, मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ना अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो 4। उसके बाद वाले में इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 होते हैं, ये जो आपका नाइट्रोजन वाली सीरीज़ है, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में अगर 5 हैं तो इसका मतलब इसको 3 चाहिए, तो इसको 3 चाहिए तो इसकी वैलेंसी 3। इसके बाद वाले में 6 होते हैं, ऑक्सीजन वाले जो टेबल है 6 होते हैं, तो इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए। उसके बाद वाले में क्लोरीन का हमने पहले पढ़ लिया था 1, और जो सबसे लास्ट है ऑर्गन वाला उसमें 0। तो यानी कि किसी भी पीरियड में लेफ़्ट से राइट जाने पर पहले वैलेंसी बढ़ती है, 1 से लेके 4 तक बढ़ती है, फिर 4 के बाद घटती है और 0 तक आती है। 0 है जिसका, उसका मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट वो है ये भी कि जिसकी वैलेंसी 0 है इसका मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, अष्टक जो है वो कंप्लीट है। अगर अष्टक कंप्लीट है तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, अब ना ये इलेक्ट्रॉन देगा किसी को, ना ये लेगा, तो इनको बोलते हैं नोबल गैसेज, उत्कृष्ट गैसेज। ये जो है किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, ये रासायनिक अभिक्रिया में, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया ना, ठीक है। तो वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है वैलेंसी का। और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ईच पीरियड में वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर डिक्रीज होकर 0 तक आती है। एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है, जो सबसे लास्ट में आ रहा है ये नोबल गैसेस होती हैं। क्लियर हो गया। दूसरा आता है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज मतलब परमाणु
का जो साइज होता है, परमाणु का आकार जो होता है, परमाणु का आकार निर्भर करता है रेडियस पर, यानी कि त्रिज्या पर एटम की। एटम की त्रिज्या जितना ज़्यादा होगी परमाणु का आकार उतना ही बड़ा होगा, जाहिर सी बात है। अब ये रेडियस किस पर डिपेंड करेगी, रेडियस होता क्या है, डेफिनेशन लिखी हुई है देखो, हालांकि डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। एटॉमिक रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट सेल। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक के केंद्र से आउटर मोस्ट सेल जो होता है, बाहरी कोश होता है, वहां तक की दूरी को हम त्रिज्या कहते हैं। जैसे देखो ये नाभिक है, नाभिक है ना, नाभिक में भी ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि नाभिक में कौन कौन से जो है तत्व होते हैं, तत्व नहीं कहेंगे, नाभिक में कौन कौन से पार्टिकल होते हैं। तो नाभिक में दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अक्सर पूछा गया है। नाभिक पर चार्ज कौन सा होता है, प्लस का, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस का होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज होता नहीं, तो इसलिए इसका चार्ज का कोई मतलब नहीं है। नाभिक पर क्या होता है, नाभिक पर किसी भी परमाणु का कुल भार होता है, कुल भार केंद्रित होता है, तो किसी भी परमाणु का कुल भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, क्लियर, ओके। तो अब हम, अच्छा अभी मैं बात कर रहा था जो एक्चुअली रहेगा, ये है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और नाभिक में ये आउटर मोस्ट सेल है। इस आउटर मोस्ट सेल में अगर आप देखेंगे तो ये मैंने बना दिया मान लो दो सेल। अब आपको रेडियस निकालनी, रेडियस का मतलब नाभिक के केंद्र से, ये है नाभिक का केंद्र, नाभिक के केंद्र से जो सबसे बाहरी जो यहाँ पर सेल है, तो बाहरी सेल तक की जो दूरी है इसको बोलते हैं परमाणु त्रिज्या। क्लियर हो गया, नाभिक के केंद्र से लेकर के परमाणु के जो आउटर मोस्ट सेल है यहाँ तक की दूरी को कहते हैं परमाणु त्रिज्या। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। तो रेडियस ये हो गया। अब रेडियस जितना ज़्यादा होगा साइज बड़ा होगा ना, एक और सेल अगर बढ़ जाए, मान लो एक और सेल बढ़ा दिया जाए तो रेडियस बढ़ गई, रेडियस बढ़ गई तो परमाणु का साइज बढ़ गया। या एक सेल अगर जो कम कर दूं, एक सेल का मतलब एक जो कोश है, एक जो आपकी कक्षा है, उसको अगर कम कर दूं तो रेडियस कम हो जाएगा, यानी कि परमाणु का साइज कम हो जाएगा। तो बस यहीं पर बात खत्म हो गई है। तो एटॉमिक रेडियस यहाँ पर एक दे रखा है जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन की 37 पीएम, पीएम मतलब पिकोमीटर, प्राइम मिनिस्टर नहीं, ठीक है, पिकोमीटर। अक्सर ये पूछा जाता है कि एक पिकोमीटर में कितने मीटर, एक पिकोमीटर में होते हैं 10⁻⁻12 मीटर। क्लियर हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया इतना। अब दूसरा क्या है कि जो एटॉमिक साइज जो होता है, परमाणु का जो जो साइज होता है या रेडियस जो होता है वो डिक्रीज होता है, मतलब कि कम होते जाता है। और कम कब होता है, एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। ये एक पीरियड है जैसे मैंने बनाया है, इसमें आप लेफ़्ट से राइट की तरफ को जाएंगे, ये लेफ़्ट है, यहाँ से राइट की तरफ को जाएंगे, तो लेफ़्ट से राइट की तरफ को जाने पर परमाणु त्रिज्या लगातार घटते जाती है। रीज़न क्या है, देखो सेल तो सेम रहता है, जो आपका कोश है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जितने सेल एक में हैं उतने ही सब में होंगे, लेकिन क्यों परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। सेल सेम, सेल तो सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लेकिन होता क्या है जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, तो जो आकर्षण बल होता है, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस में पहले 4 प्रोटॉन थे, अब 5 प्रोटॉन आ गए, फिर 6 आ जाएंगे। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन पहले 4 थे, फिर 5 हो गए, 6 हो गए। तो ये जो आकर्षण बल होगा ये क्या होगा, लगातार बढ़ता जाएगा। अगर आकर्षण बल लगातार बढ़ता जाएगा तो इसका मतलब ये छोटा हो जाएगा ना, थोड़ा सा, मतलब जो जो सेल हैं वो तो दो ही रहेंगे, सेल दो ही रहेंगे, लेकिन होगा क्या, इसका थोड़ा सा दूरी कम हो जाएगी, मतलब रेडियस में कमी आ जाएगी। रेडियस कम हो जाएगी तो इसका मतलब परमाणु का साइज कम हो जाएगा। तो यानी कि अब आपको समझ में आ गया कि जब कभी भी अगर आप जो है लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो एटॉमिक साइज क्या होता है, घट जाता है। और ग्रुप में क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन द ग्रुप। क्यों, क्योंकि नए सेल ऐड होते रहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो फिर जो अगर हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको पता नए नए सेल ऐड होते रहते हैं। जैसे अब मतलब पहले एक मान लो ये न्यूक्लियस है, एक सेल था सिर्फ, फिर दूसरा सेल ऐड होगा, जब आप ग्रुप में एक एलिमेंट में पहुंच जाएंगे, तीसरे में जाओगे तो एक और नया सेल ऐड होगा। जैसे मैं भी एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूँ, हाइड्रोजन का यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके लिए
अगर कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा सिर्फ। लिथियम का 3 है, 3 का मतलब पहले वाले में 2 आएंगे फिर 1 आएगा, तो यानी कि इसमें एक ही सेल था हाइड्रोजन में, देखो इसमें 2 सेल आ गए। चलो सोडियम में है 11 है सोडियम का, तो 2 8 1 हो गया। ऐसे पोटेशियम का 19 है, 19 मतलब 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 19। तो हर बार आप देख रहे हो एक एक एलिमेंट लिया है मैंने, ये यहाँ तक 4 तक दिखाया। तो पहले वाले में एक सेल था, दूसरे वाले में 2 थे, तीसरे वाले में 3 थे, चौथे वाले में 4 नए नए सेल आए हैं। तो यानी कि जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब रेडियस बढ़ती जाएगी, रेडियस बढ़ती जाएगी तो परमाणु का साइज बढ़ता जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पर था। क्लियर हो गया, एटॉमिक साइज समझ में आ गया है। अब अच्छा यहीं पर ही मैं बता देता हूँ ये जो हमारा ये पूरा ये जो आपका टेबल है, इसको मैं अगर 2 पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करूँ, ये 1 2 3 मतलब इसमें कितने अगर आप देखते हैं तो लाइनिंग 8 है। अगर 8 पार्ट को मैं डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो आप ये समझ लेना कि आधा पार्ट जो है, आधा पार्ट में होते हैं मेटल और आधे पार्ट में होते हैं नॉन, मतलब आधे पार्ट यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ को हम ज़्यादातर मेटलों को रखते हैं, पूरा आधा कहना सही नहीं होगा क्योंकि बीच में मेटलॉइड्स भी आएंगे, तो और लास्ट में नोबल गैसेस भी आती हैं बहुत सारी। तो जो मेटल की अगर बात करें तो मेटल जो है, धातुएं जो हैं वो अक्सर अक्सर क्या इस पीरियोडिक टेबल में बाईं तरफ को होंगी, मतलब बाईं तरफ को धातुएं होंगी, यानी कि बाईं तरफ को धात्विक गुण ज़्यादा होता है, और दाहिनी तरफ को, दाहिनी मतलब यहाँ की तरफ को, इस तरफ को नॉन मेटल्स मतलब अधातु ज़्यादा होती हैं, तो अधात्विक गुण ज़्यादा होता है। इतना समझ में आ गया। तो यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर मेटल है, मान लिया मैंने ये मेटल है, ये धातु है, और यहाँ नॉन मेटल है, यहाँ मेटल है, तो यहाँ से मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मेटल यानी कि धात्विक गुण क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना, क्योंकि धात्विक गुण कम होते 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 और अंत में ये नॉन मेटल मतलब ठीक है अधातु में बदल जाएगा, अधात्विक गुण आ जाएगा ना। यानी कि किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं अगर आप जा रहे हो तो आपको दिख रहा होगा कि धात्विक गुण कम होते जा रहा है, धात्विक गुण कम होते जा रहा है और अधात्विक गुण बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेटल था वो मेटल था, यहाँ पर नॉन मेटल है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट है उसमें धात्विक गुण ज़्यादा है, यहाँ वाले में अधात्विक गुण है। तो यहाँ से यहाँ की तरफ जाऊँगा तो धात्विक गुण तो कम होते जा रहा है लेकिन अधात्विक गुण बढ़ते जा रहा है। इतना आपको समझना है। तो यही आपका अगला जो प्रॉपर्टी है वो है मेटेलिक करेक्टर। मेटल जो इन्हें लिखा है देखो लेफ्ट हैंड साइड पर होते हैं पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट की तरफ अगर आप पीरियड में जाओगे तो मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होता है। क्या होता है मेटेलिक करेक्टर, डिक्रीज होता है। मैंने बोला था ना अभी कि जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे, यहाँ से यहाँ की तरफ जाओगे तो मेटल से नॉन मेटल में बदल गया, मतलब धात्विक गुण यानी कि मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होते जा रही है, तो डिक्रीज हो रही है। क्लियर हो गया, तो लिखा भी है यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। और मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज एज वी गो डाउन अ ग्रुप, ग्रुप में अगर आप नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ को आएंगे, यहाँ से यहाँ की तरफ, यहाँ से यहाँ, तो ये वाले मेटल के कंपैरिजन में ये अच्छा मेटल होगा, इसके कंपैरिजन में ये अच्छा मेटल होगा, इसके कंपैरिजन में ये अच्छा मेटल होगा। मतलब किसी ग्रुप में समूह में अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका मेटेलिक जो गुण होता है, धात्विक गुण क्या होता है, बढ़ता है। यही क्वेश्चन पूछ लेता बस सीधा सा। और नॉन मेटेलिक करेक्टर जस्ट इसका जो अपोजिट हो जाएगा, नॉन मेटेलिक ऑक्यूपाइज द राइट हैंड साइड ऑफ पीरियड टेबल। नॉन मेटेलिक कहाँ पर होते हैं, राइट हैंड साइड पर होते हैं, यानी कि दाईं तरफ को होते हैं। तो किसी भी पीरियड में अगर आप जा रहे हैं, यहाँ पर से यहाँ की तरफ को जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ेगा ना, क्योंकि धात्विक गुण कम हो रहा है, तो अधात्विक गुण बढ़ेगा मतलब नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। और अगर आप ग्रुप में आओगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होते जा रही है, क्योंकि धात्विक गुण बढ़ रहा है। तो जो धात्विक है उसी का अपोजिट है। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं। अच्छा, बीचों बीच में जो आपका जो यहाँ पर टेबल के बीचों बीच में इसमें पाए जाते हैं सेमी मेटल्स, उपधातु जिसको कहते हो, या मेटेलॉइड भी कह सकते हैं। दिखाता हूँ अभी टेबल में, जिस किसी जो भी ग्रुप नंबर 14 में आ रहा है, जो भी ग्रुप नंबर 14 में आ रहा है, ये सारे मेटेलॉइड हैं। क्या है, सारे मेटेलॉइड उपधातु हैं, जिसमें धातु के जैसे गुण भी होते हैं और अधातु के जैसे भी। कैसे कह सकते हो, देखो इनके वैलेंसी 4 होती है, मतलब इनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। या तो ये 4 के 4 किसी को दे देंगे तो धात्विक गुण, 4 किसी और से लेके 8 बना लेंगे तो अधात्विक गुण। इसलिए इनको नॉन मेटल सेमी मेटल्स कहा जाता है, उपधातु या मेटेलॉइड्स कहा जाता है। कार्बन
जो आपका है उसका सिलिकन आपने देखा होगा, जितने भी आपके ज़्यादातर जितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो भी उपकरण बनते हैं, चिप आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा, उन सब में सिलिकन का यूज़ होता है। तो सिलिकन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मेनियम हो गया, टिन हो गया आपका, आगे ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अच्छा, दूसरा और क्या था इसमें, ठीक है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल्स जो होते हैं, मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो सारे बेसिक प्रॉपर्टी के होते हैं और नॉन मेटल के एसिडिक प्रॉपर्टी के। मतलब धातु के जो ऑक्साइड होंगे वो क्षारीय गुण के होते हैं। धातु मतलब सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, मैग्नीशियम भी ऑक्साइड है MgO। ये सब क्या है, अगर आपसे पूछ लें कि Na2O, ऐसे नहीं पूछेगा, देखो डायरेक्टली बहुत ही रेयर है कि आपसे पूछ लेगा कि बताओ Na2O में कौन सा गुण है इसका, क्षारीय, अम्लीय या कौन सा है, तो आप बता दोगे क्षारीय। ये कभी कभी उल्टा पूछेगा कि Na2O एक कोई सब्सटेंस है, जब इसको जो है नीले लिटमस के साथ मिलाया जाता है या जब इसको मतलब रेड लिटमस में मिक्स किया जाता है तो ये इसमें क्या परिवर्तन लाएगा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि Na2O क्या है, एक बेसिक प्रॉपर्टी का है, क्षारीय गुण का है। तो क्षारीय गुण जिसके भी होते हैं वो क्या करता है, वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये भी क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला कर देगा। और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होंगे, यानी कि ठीक जो अधातु के ऑक्साइड होंगे, वो एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं। जैसे कि CO2 आपको पता है एसिडिक प्रॉपर्टी का है, ये अधातु है। NO2 ये मतलब एसिडिक प्रॉपर्टी के हैं, ये अधातु के ऑक्साइड है। NO2 हो गया, N2 हो गया, ये सारे जो है अधात्विक ऑक्साइड या नॉन मेटेलिक ऑक्साइड हैं। ये एसिडिक प्रॉपर्टी के होते हैं, अम्लीय प्रॉपर्टी के, मतलब ये नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्लियर हो गया, तो इतना आपको समझ में आ गया वो तो आई विश ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा और लगभग सभी इम्पोर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं वो मैंने यहाँ नोट डाउन तो कर ही दिए थे। उम्मीद करते हैं आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। पुरानी अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के उत्तराखंड वन दरोगा 2020 नाम से बनी है प्लेलिस्ट, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।